खान। आज हम जंतु जनन लेसन का नेक्स्ट भाग करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा जनन किसे कहते हैं। जंतुओं में दो प्रकार के जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तत्पश्चात हमने जंतुओं के जनन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की, आंतरिक और बाह्य निषेचन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे और हमारा आज का मूल बिंदु है भ्रूण का परिवर्तन। देखिए, हमने पहले बात की कि जंतुओं के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक ये एक कोशिक होते हैं और इनका संलयन निषेचन कहलाता है। इस निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और यह युग्मनज द्विगुणित होता है। तो निषेचन से जो युग्मनज बनता है वो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये जो युग्मनज है वो लगातार विभाजित होता रहेगा और कोशिकाओं के गोले में बदलता रहेगा। जब वो लगातार विभाजित होता कोशिका के गोले में बदलता है तो एक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं और विभिन्न ऊतकों से फिर अंगों का परिवर्तन हो जाता है। इस विकसित होती हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का जो विकास होता है वो लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे उसमें विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता रहता है, जैसे अंग, हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि विकसित हो जाते हैं। और जब भ्रूण की ऐसी अवस्था आती है जिसमें सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है, सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है या की जा सके, उस स्थिति को गर्भ कहते हैं। अर्थात भ्रूण की व्यवस्था जिसमें उसके सारे शारीरिक अंगों को पहचान सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। इस प्रकार जंतु में जनन की क्रिया होती है। नवजात का शरीर में गर्भकाल है वो अलग अलग होता है और मनुष्य के अंदर ये क्रिया 9 महीने की होती है। 9 माह बाद माँ बच्चे को जन्म देती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमें दिखाया गया है। यहाँ ये गर्भाशय है। गर्भाशय में रोपित भ्रूण, अंडाशय से अंडे का निकलना, अंडोत्सर्ग, युग्मनज का बनना, ये सारी क्रिया हमें इस चित्र के अंदर दिखा रखी है। चित्र बी के अंदर हमें किस प्रकार कोशिकाएं समूहकृत होती हैं और पिंड बना लेती है। और चित्र सी हमें बता रहा है कि भ्रूण का गर्भाशय में जब रोपण हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है और गर्भाशय की दीवार से वो रोपित होकर, भित्ति से रोपित होकर वो धीरे धीरे वहाँ अपना विकास करता रहता है। इस प्रकार भ्रूण है उसका विकास शरीर में होता है और इस चित्र के अंदर अपने को दिखा रखा है गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि शिशु का जन्म किस प्रकार होता है। तो ये मनुष्य में जनन की क्रिया थी। अब हम मुर्गी की बात करें। देखो, मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन होने के बावजूद मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती। आखिर ऐसा क्या होता है कि निषेचन आंतरिक होने के बावजूद मुर्गी बच्चे की बजाय अंडे को जन्म देती है या अंडे पैदा करती है? कारण क्या है? देखो, ऐसा क्यों होता है कि जब मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है तो उसके तुरंत पश्चात युग्मनज का लगातार विभाजन होना रहता है। अब युग्मनज जब लगातार विभाजित होता रहेगा
तो अंडवाहिनी में वो नीचे की ओर बढ़ता रहेगा। जब युग्मनज लगातार विभाजित होता हुआ अंडवाहिनी में नीचे बढ़ता है तो इसके बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। तो मुर्गी के अंडे पर जो हमें परत दिखाई देती है वही सुरक्षित कठोर कवच की परत होती है। अब ये कठोर कवच जब पूरा बन जाता है तब मुर्गी इस अंडे का निर्मोचन कर देती है। तो अंडा इस प्रकार शरीर से बाहर आ गया। मुर्गी के अंडे को अब चूजा बनने के लिए लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और ये समय उस्मायन के रूप में मुर्गी देती है। होता क्या है कि मुर्गी जो अंडे देती हैं उन अंडों के ऊपर वो बैठती है, ये उस्मायन कहलाता है। उस्मायन के दौरान अंडे के अंदर चूजे विकसित होते रहते हैं और 3 सप्ताह के अंदर वो पूरे विकसित हो जाते हैं। जब अंडे में चूजा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, चूजा जब पूरा विकसित हो जाएगा तो उसका कवच फट जाएगा और चूजा बाहर आ जाएगा। तो हम ये बात करें कि भी मुर्गी के अंदर जब निषेचन आंतरिक होता है तो फिर वो अंडे क्यों देती है, तो इसका कारण ये हुआ कि उसमें जैसे ही निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, उसका लगातार विभाजन हो जाता है और लगातार विभाजन होती है अंडवाहिनी में नीचे की ओर चला जाता है और नीचे की ओर धीरे धीरे जाता है तो वैसे वैसे पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है और वो अंडे का आकार ले लेती है। इसीलिए वो अंडा बाहर आता है और उस पर उस्मायन की अवधि के बाद ही बच्चे का निर्माण हो जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण है वो अंडावरण के अंदर धीरे धीरे विकसित होता रहेगा और जब इस भ्रूण का विकास पूरा हो जाएगा तब अंडोजोत्पत्ति होती है और इसी अंडोत्पत्ति के द्वारा जीव बाहर आता है। और ऐसा अक्सर हम तालाब या झरने में मेंढक के अनेक टेढ़पोल को तैरते हुए देखते हैं, जो कि बाह्य निषेचन का उदाहरण है। अब हमारा बिंदु है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। जरायुज ऐसे जंतु जो सीधे बच्चे को या शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी आदि, ये सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं। अंडप्रजक जंतु, अंडप्रजक जंतु वो कहलाते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। ऐसे जंतु अंडप्रजक कहलाते हैं। जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गी, कौवे, तितली, ये सीधे बच्चे नहीं देते, ये अंडे देते हैं और इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। इनमें कई जीव ऐसे हैं या कई जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंडों को हम देख सकते हैं लेकिन हम सभी अंडों को नहीं देख सकते। जैसे हम बात करें कि हम मुर्गी है, इसके अंडे को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि में अंडे एकत्रित करने की क्रिया हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडे नहीं देते। इनके माँ के पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, यानी माँ पूरा विकसित जब शिशु हो जाता है उसको जन्म दे देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंडे देते हैं वो अंडेज कहलाते हैं और जो शिशु जन्म देते हैं या शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कि शिशु से वयस्क जीव का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं शिशु से वयस्क। देखो, नवजात जन्मे प्राणी या अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ कई परिस्थितियाँ देखने को मिलती है कि कुछ जंतुओं के बच्चे हैं वो बिल्कुल वयस्क जंतु के समान होते हैं लेकिन कुछ के नहीं होते। यदि हम रेशम कीट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, रेशम कीट, तो रेशम का कीट है वो अंडा देता है, उस अंडे से लार्वा या इल्ली निकलती है और ये इल्ली बाद में प्यूपा और प्यूपा बाद में वयस्क में बदल जाता है। इस प्रकार जो रेशम का कीट है
उसमें कई अवस्थाएं मिलती है जिसमें वो अपने पूर्ण रूप में वापस आता है, यानी अंडा, लार्वा या इल्ली, प्यूपा और वयस्क। भी हम यदि एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखते हैं, देखो कोकून क्या है कि रेशम कीट है, तो वो जब लार छोड़ता है, जब उसका अंडा निकलता है, अंडे से कैटरपिलर या लार्वा निकलता है, वो एक लार छोड़ता है, वो लार उसके चारों तरफ लिपट जाती है, लिपट के एक खोल का निर्माण कर लेती है। ये हल्का पीला सा खोल है, वो खोल कोकून कहलाता है। अब इस कोकून के अंदर से वो कीट बाहर निकलता है, तो इस प्रकार वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो रेशम कीट है वो इन परिस्थितियों में अपने आप को दिखाता है। इसी प्रकार यदि हम मेंढक की बात करें तो मेंढक भी अंडे से प्रारंभ होता है और वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो मेंढक की इन अवस्थाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। मेंढक की सबसे पहली अवस्था है अंडा, यानी मेंढक शुरुआती चरण में अंडों का उत्सर्जन करता है। जब निषेचन हो जाता है तो इन अंडों से टेडपोल लार्वा निकलता है और यही टेडपोल लार्वा बाद में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि टेडपोल और मेंढक है उसके अंदर बहुत भिन्न होता है, बहुत भिन्नता दिखाई देती है। हम टेडपोल को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये मेंढक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यानी प्यूपा जब रेशम कीट की बात करते हो वहाँ भी प्यूपा और वयस्क कीट बिल्कुल अलग होते हैं, और मेंढक में भी यहाँ वयस्क और लार्वा टेडपोल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन यही टेडपोल धीरे धीरे रूपांतरित होता है और वयस्क में जब बदलता है, छलांग लगाता है, तैरता है, तो कुछ परिवर्तनों के साथ पूर्ण वयस्क बन जाता है और पूरा मेंढक बन जाता है, या उसके अंदर उन सारे लक्षणों का विकास हो जाता है जो मेंढक के अंदर होते हैं। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के कारण या विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरित होने की क्रिया को कायांतरण कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ विशेष बदलाव के साथ टेडपोल जब वयस्क में बदलता है, रूपांतरित हो जाता है और पूर्ण मेंढक के रूप में नजर आता है, तब उसे कायांतरण कहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य में कायांतरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि मनुष्य में जो नवजात शिशु है उसमें वयस्क के समान शारीरिक अंग शुरू में ही मौजूद होते हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें वो सारे शारीरिक अंग मौजूद होते हैं जो एक बड़े व्यक्ति या पुरुष में होते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर इस प्रकार की स्थिति या कायांतरण की स्थिति नजर नहीं आती। नीचे दिए गए चित्र के अंदर हम देख रहे हैं किस प्रकार मेंढक में कायांतरण की स्थिति दिखाई गई है। जैसे हमें एक वयस्क मेंढक दिखा रखा है, बिंदु ए पर हमें दिखा रखा है उसके अंडे, उससे आरंभिक टेडपोल निकलता है या वो तैयार होता है, उसके बाद का टेडपोल तैयार होता है और वो टेडपोल पूर्ण वयस्क मेंढक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार मेंढक में कायांतरण की क्रिया नजर आती है या दोहराई जाती है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। देखिए अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन कहलाता है, या इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। दिए गए चित्र के अंदर हम हाइड्रा को देख रहे हैं। देखो हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है, तो इस हाइड्रा के शरीर पर हम देखते हैं छोटे छोटे उभार बनते हैं। ये जो उभार बनते हैं वो उभार मुकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुकुल। और इन उभारों के बनने की क्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुल और मुकुलन। और ऐसे ही उभार या मुकुल ईस्ट में भी बनते हैं। तो हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ये उभार ही नए जीव का विकास कर देते हैं। तो इस प्रकार का जनन
जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म हो जाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और हाइड्रा में मुकुल से नया जीवन या नया जीव विकसित होता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं, यानी ये जनन है वो मुकुलन कहलाता है और इसके बनने की क्रिया मुकुलन। या अपने यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रा के शरीर पर एक उभार का निर्माण होता है, वो उभार मात्र जीव से अलग हो जाता है और एक पूर्ण हाइड्रा में विकसित हो जाता है। कभी कभी हाइड्रा के शरीर पर कई छोटी छोटी उभारों की एक श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला के भी अलग होने से कई हाइड्रा का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार का जन्म मुकुलन। अब हम बात करते हैं अमीबा। देखिए, अमीबा के अंदर जो जनन होता है उस जनन को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा के अंदर होने वाला जनन द्विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन है। देखिए, हम जानते हैं कि अमीबा है वो एक अनियमित प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, जिसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो अमीबा है, उसके शरीर में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब उसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है तो इसके शरीर से एक खांच का निर्माण होना शुरू होता है। ये खांच धीरे धीरे बढ़ती हुई बीज के अंदर चली जाती है और अंत में जब खांचें बढ़ती हुई मिल जाती हैं तो वहीं से वो अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक चला जाता है। इस प्रकार अमीबा द्विखंडन द्वारा संतान उत्पन्न करता है। तो इसमें एक जीव से दो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है या दोनों जीवों की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। कुछ अन्य जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलैंगिक जनन बहुखंडन के द्वारा भी होता है। इसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। अब हम देखते हैं डोली भेड़ की कहानी। देखो, डोली है वो एक भेड़ के रूप में चर्चित हुई है, या यूं कहें कि एक क्लोन तैयार किया गया। अब बात आती है कि क्लोन कहते किसे, ठीक है। देखिए, हम यूँ मान सकते हैं कि जैसे हम फोटोकॉपी मशीन से एक फ़ोटो प्रति निकालते हैं तो वो फ़ोटो प्रति उस मूल का क्लोन है, क्योंकि वो हूबहू होती है। तो यही क्लोन के पीछे की कहानी है। क्लोन किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। यदि हम छोटी सी रूप में बात करें तो एक कोशिका या पूरे जीव को कृत्रिम तरीके से उत्पन्न करने की क्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की जो सफलतापूर्वक क्लोनिंग की गई वो सबसे पहले इयान विल्मुट और उसके सहयोगियों द्वारा की गई, और ये कार्य उन्होंने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया। वहाँ उन्होंने एक भेड़ का क्लोन तैयार किया और इस क्लोन का नाम रखा गया डोली। और इस प्रकार डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था? डोली भेड़। किसके द्वारा? तो डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा ऐसा किया गया था। देखो हुआ क्या और ये कार्य किया कैसे गया। देखो, इस कार्य को करने के लिए जब डोली की क्लोनिंग की गई तो हमें फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की, कौन सी भेड़ है? फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई। उसी में स्कॉटिश ब्लैक फेस, दूसरी है स्कॉटिश ब्लैक फेस, ईव से एक अंड कोशिका ली गई। तो हमने 2 कोशिकाएं प्राप्त की है, फिन डोरसेट से मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से कोशिका और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से अंड कोशिका ली गई। अंड कोशिका से उसके केंद्र को हटा दिया गया और उसके बाद फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया गया।
यानी एक तरफ हमने एक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि की कोशिका ली है और दूसरी की अंड कोशिका ली है। तो जिस दूसरी की अंड कोशिका ली है उससे हमने केंद्र कटाया और जिसकी स्तन ग्रंथि से कोशिका ली थी उस स्तन ग्रंथि की कोशिका के केंद्र को दूसरी अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कोटिक ब्लैक फेस ए में आरोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास और परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ। अंततः जो जन्म हुआ उस भेड़ को डोली नाम दिया गया। अब देखिए इसमें खास बात क्या थी। इसमें खास क्या था कि स्कोटिक ब्लैकफेस एव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समान थी। अब वो फिन डोरसेट भेड़ के समान क्यों थी? ठीक है, क्योंकि केंद्र उससे लिया गया था इसलिए उसके समान थे। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्र को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डोली में स्कॉटिक ब्लैकफेस ईव का कोई लक्षण नहीं था। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों का रोग हुआ, उसके कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 1996 को उसका जन्म हुआ था और 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के कई प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ जन्म के बाद ही मर गए। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां आ जाती है, ये उनमें एक मूल बात देखी गई है। कुछ में सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि भाई इनको लंबे समय तक जीवित रखना मुश्किल है। इस प्रकार क्लोन है वो पहली भेड़ के रूप में डोली को तैयार किया गया और इस प्रकार ये लगातार आगे चल रहा है। तो इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त हुआ। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर।